ये महर्षि पराशर के समकालीन कुछ ज्योतिषी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं उसके बाद। क्योंकि जो हस्तरेखा विज्ञान है ना। अभी ज्योतिष का तो कई सारे पार्ट आ गए। एक तो फलित ज्योतिष जैसा है, लेकिन उसके अलावा समुद्र ऋषि ने सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन किया। तो ये इस सब का थोड़ा सा हिस्ट्री को समझ लेते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको जितना शॉर्ट कर सकें उतना शॉर्ट करके धीरे 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 थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आर्यभट्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। महर्षि पराशर का समकालीन जो ज्योतिष संहिताकार है उनका नाम है गर्ग मुनि। गर्ग मुनि की कई सारी कहानियां हमें मालूम होता है। और महाभारत का जो एक अध्याय है जिसको बोलते हैं शल्य पर्व, जहाँ राजा शल्य के नाम के अनुसार वो पर्व किया, क्योंकि उसमें कई सारे भाग हैं। तो शल्य के समय में जो शल्य पर्व या उसका जो हिस्सा है वहां पे 38 जो अध्याय है वहां ये गर्ग मुनि के बारे में मिलता है। उनकी ज्योतिष संहिता के बारे में भी कम से कम हमें जानने को मिल जाता है। लेकिन ज्योतिष पराशर जी के बाद ज्योतिष को जिन्होंने एक और पूर्णांग करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा रिसर्च किए थे, उनका नाम था ऋषि जैमिनी। जैमिनी ऋषि। अभी जैसे आजकल हम लोग आत्मकारक ग्रह, अमर्त्य कारक ग्रह इत्यादि देखते हैं ना। तो ये बेसिकली जैमिनी ऋषि का किया हुआ है। ये जैमिनी ऋषि कौन थे? पराशर मुनि का बेटे का शिष्य, यानी महर्षि व्यासदेव का प्रिय शिष्य जैमिनी। उन्होंने जैमिनीय सूत्र के नाम से एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट किताब की रचना की थी, जो कि जिसका कुछ हद तक हिस्सा बाद में बृहत पराशरी में उसको ना क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त किया गया था। इसलिए पराशरी संगीता पराशरी होरा और बृहत पराशरी होरा में थोड़ा सा बाद में बदलाव आ गया था। क्योंकि पहले क्या होता था, एक हम लोग जैसे जो अ, यूं समझ लीजिए, जैसे मैंने कोई रिसर्च किया और आप में से कोई मेरे रिसर्च को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अपने सारे ज्ञान, सारी जमा पूंजी मैंने आपको दे दिया, और आपने मेरे वो उन द्वारा जो ज्ञान मिला आपको, वो उसमें और ज्यादा उसमें शोध करते चले गए। तो मान लीजिए मेरी एक लिखी किताबें हैं, आपने उसमें कुछ संयोजित कर दिया, तो फिर नाम वही रहा। हाँ, नेक्स्ट एडिशंस में वो अलग हो जाता है। जैसे एस्ट्रोपात्र ने एक किताब लिखा, बाद में मान लीजिए धर्मदेव ने उसको ये और संकलन किए और उसमें नया शोध उसमें उसके अंदर डाले, तो एडिटेड बाय हो गया। जैसे मैंने बहुत सारी फार्मूलाज को कलेक्ट करके जो किताब बनाया है ना। तो इस तरह का मटेरियल है। यहाँ पे एक चीज बोलना बहुत जरूरी है। अ, हमारे जैसे जो
ज्योतिष की कई सारी चीजें हैं। आ, षड दर्शन के नाम से वो परिचित है। और जैमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन का बहुत षड दर्शन का सबसे अहम हिस्सा है। तो महर्षि जैमिनी का एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद उनका एक और परिचय है। आ, इसी समय समुद्र ऋषि एक और व्यक्ति थे जिन्होंने सामुद्रिक विद्या की शुरुआत की थी। ये भी महर्षि पराशर की समकालीन थे। हमेशा इसलिए बोला जाता है ना कि वर्तमान जो ज्योतिष है वो पराशर से ही स्टार्ट हुआ या पराशर काल से ही शुरू हुआ। तो पराशर काल या पराशर के बाद से जो कंटिन्यू होता चला गया। अब देखिए इसमें कितने अंगिक निकला है, कितना अंग निकला। अभी हस्तरेखा लोग देखते हैं, और हस्तरेखा एक अच्छी साइंस है। अगर इसमें ऑब्जर्वेशन पावर आपका अच्छा है और आप चीजों को सम्यक रूप से मतलब समझ पाते हैं, तो आप हस्तरेखा के माध्यम से भी आप बहुत लोगों की फलित कर सकते हैं। महाभारत में भी ये सामुद्रिक विद्या का वर्णन है। वहां जैसे अभी भी है ना, ध्वजांकुश देखना, श्रीवत्स देखना, यवादि बहुत सारे लक्षण देखना। तो ये करतल में, यानी हस्तरेखा के अंतर्गत हस्ततल में, करतल में ये जो निशान होते हैं, चिन्हादि, इन चिन्हों को देखकर, इन निशानों को देखकर उस समय में लोग बहुत कुछ बोलते थे। महाभारत काल में इनको बोला जाता था सलाका धूर्त। सलाका धूर्त। लेकिन बाद में ये मनुष्य का, इसमें क्या क्या बाद में उन्होंने ये किए, क्योंकि अ, नर नारी का जो भी है उसके दैहिक गठन, हाँ, और शरीर का जो कांति, कांति मतलब उसमें आपका, आप देखने में कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन। यहाँ कांति मतलब वो दशा वाला कांति नहीं, ठीक है। इत्यादि देखना। उन्मान, उन्मान मतलब लंबाई कितना है शरीर का। अच्छा, मान, मान मतलब वजन कितना है, ठीक है। गति, संगति, मज्जा, वर्ण, गले की आवाज, कंठ स्वर, ये सारा चीज देख के धीरे धीरे ये समुद्र शास्त्र भी बहुत आगे और ज्यादा उन्नीत होता चला गया। यानी हमने एक ही साथ दो चीजें देखी। पराशर के समय में या उनके बाद में, जैसे सिर्फ फलित कथन ही डेवलप नहीं हुआ ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट आई। कौन कौन सा? पहला जैसे डेवलपमेंट हुआ समुद्र शास्त्र में, सामुद्रिक विज्ञान जिसको आजकल बोले जाते हैं। और ये हस्तरेखा विशारद जो भी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, और उनका भी शुरुआत वहीं से है। लेकिन काल में धीरे धीरे बहुत सी चीजें अवलुप्त होता चला गया। हमें अभी भी वो चीज खोजना है, खोजना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो एस्ट्रोलॉजी का सबसे ज्यादा विकास काल जो हुआ है वो होता है आर्यभट्ट के समय। सबसे ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि आर्यभट्ट एक ऐसे विद्वान थे, बहुत रिसेंट, इन लोगों के बहुत बाद आए। और ये उनके समकालीन जो
एक और विद्वान हुए बराहमीर। ये भी एक स्वर्ण युग है। जैसे पराशर काल को जैसे एस्ट्रोलॉजी के स्वर्णिम युग बोले जाते हैं, स्वर्णिम काल बोले जाते हैं, वैसे ही आर्यभट्ट बराहमीर इत्यादि के समय में इसको भी एक स्वर्णिम अध्याय के नाम से ही जाने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ये क्या बोलते हैं, आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो 476 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना। उस समय इसका एक और नाम था, एग्जैक्टली मुझे आज याद नहीं आ रहा है। पुष्पपुर, यस, पुष्पपुर। पुष्पपुर नाम था। पाटलिपुत्र बाद में गुप्त कालीन माने जैसे मौर्य कालीन नाम हुआ पाटलिपुत्र। लेकिन उससे पहले गुप्त कालीन समय में इसका नाम था पुष्पपुर, वर्तमान पटना। आर्यभट्ट वहीं के हैं। एक्चुअली 1488 ईसा पूर्व से लेके 476 ईसा पूर्व काल, ये एक स्वर्णिम काल है हमारे भारतीय ज्योतिष के निरीख में। क्यों? क्योंकि इस समय में ये एक महेंद्र युग बोलते हैं, आज भी इसको बोला जाता है। क्योंकि जितने भी हैं, जैसे भास्कराचार्य हुए, ठीक है, आर्यभट्ट हुए, फिर आपका बराहमीर हुआ, माने इतने अगर मैं अभी वर्तमान दिन बालकृष्ण दीक्षित जी की कैलकुलेशन को देखूं या मानूं, तो आप उन्होंने भट्टोत्कल जी, सबने सबने बाद में जितने भी मतलब हमारे विद्वान लोग आए हैं, इवन हमारे जो महाराष्ट्र के भारतीय ज्योतिष शास्त्र का रचनाकार दीक्षित जी, उसके बाद द्विवेदी जी, ये जितने वर्तमान समकालीन, ये तो अभी अभी कुछ दिन पहले क्या है ना, क्योंकि ये क्या बोलते हैं वो, तब हम माने बहुत ज्यादा नहीं है, 200 250 साल 300 साल पहले की कहानी है। ठीक है। ये जितने भी विद्वान हैं, इनके सभी की किताबें हैं। लेकिन पहले की बहुत सारी किताबें जली गई, जल गई वो, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे जितने भी ताम्रपत्र में ताड़पत्र में या वल्कल में जो लिखी हुई किताबें थी, ग्रंथ, जो मैन्युस्क्रिप्ट था, वो बहुत सारा नष्ट हो गया। यही कारण है कि उसके बाद ज्योतिष में भी अधोगति आया। और ये अधोगति का ही फल है, बाद में डराना धमकाना शुरू हुआ। डरा डरा के काल सर्प दोष आ गया, कुब्ज दोष आ गया। ये बहुत सारा चीज, बहुत सारा, इसी को बोलते हैं अधोगति। ऊर्ध्वगति नहीं है ये। ज्योतिष का जो ऊर्ध्वगति था उसी समय, स्वर्णिम समय के बाद। हाँ, मैं मानता हूं अभी, अभी ये 2014-15 के बाद भारतवर्ष में फिर से एक नई बाढ़ जैसा, यानी आप यूं 2000 के बाद ही कह लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अ, वैसे अ, वर्तमान बराहमीर बोला जाता है हमारे गुरु जी कृष्णमूर्ति जी को। वो नियर अबाउट इसी शतक की हैं। तो ये 19 शतक में, 19वीं शतक में एस्ट्रोलॉजी का विकास हुआ फिर से। और अभी अब धीरे 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 नए नए और रिसर्च होते जा रहे हैं। और अभी ये आने वाले जो शतक होगा, ये 2021वां, ठीक है, ये जो शतक होंगे, इसमें मैं समझता हूं ये एक फिर दोबारा स्वर्णिम काल आएगा। ये मेरी एकदम पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं ज्योतिष की जितनी डेप्थ में जा रहा हूँ, आ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो पुराना दिन का वही दोबारा से
अब ज्योतिष में फिर से एक बाढ़ सी आई, और धीरे 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 नॉलेज में भी बहुत सारा प्यूरिफाई होता चला जाएगा। ये मेरी बात आप लोग देख लेना। चलिए थोड़ा सा और आगे आज इसी कोशिश करते हैं इसी में खत्म कर देने का। अ, उसके बाद फिर स्टार्ट कर लेंगे दूसरा, क्योंकि नक्षत्र पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी। अभी तो शुरू ही हुआ है। राशि चक्र, आप जैसे जानते हैं, उसके बाद अ, भारतवर्ष में बहुत सारे लोग अ, बाहर से आए, बेबीलोन वगैरह से, बहुत सारा ग्रीस से लोग आए। ठीक है, यूनान, यवन, माने फिर बहुत लोगों के साथ हमारी सिविलाइजेशन की मेल मिलाप हुई। तो नेचुरली संस्कृति भी एक दूसरे के पास जो है शेयर होता चला गया। तो उसके बाद भी जैसे बहुत सारा जैसे अ, आपका क्या बोलते हैं, यूनान प्रदेश का पणफर, या ये बहुत सारा टर्म फिर हमारे क्या कहते हैं भारतीय ज्योतिष में भी चला आया। अ, उसके बाद मोटा मोटी मैं समझता हूँ हिस्ट्री इतना जान लेना काफी है। थोड़ा बहुत और क्या बताया जा सकता है, सामुद्रिक विद्या भी तो मैंने बता ही दिया। अ, हाँ, थोड़ा सा आर्यभट्ट को डिटेल कर दे। नहीं, वो भूभ्रमण विषय जो है, उसमें भी पंच सिद्धांति का और आर्यभट्ट में बहुत सारा फर्क आया था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसको बताना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा। आर्यभट्ट वो ज्योतिष आचार्य हैं, वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कैलकुलस की आविष्कार किया। आर्यभट्ट का आर्य महासिद्धांत जो किताब है, वो पूरी तरह से कैलकुलेटिव पार्ट से ही मतलब है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये हमारी भारतीय ज्योतिष में भी क्वेश्चन आता है, और हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है। मुंजाल भट्ट का लघु मानस ये किताब है, थोड़ा इन किताबों को नाम याद रखिएगा। भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, एक और अ, किताब है जहाँ जहाँ पे ये कैलकुलस जो गणित है, और वो मिलता है, वो सर किताब का दिखाई नाम क्या पड़ती है। बताया आपने? हाँ, सर किताब का भास्कराचार्य नाम का क्या बताया आपने? सिद्धांत शिरोमणि। भास्कर आचार्य हाँ, आर्यभट्ट का सिद्धांत है। है आर्य महासिद्धांत। उन्होंने, आर्यभट्ट ने कई कई किताब लिखा है, सूर्य सिद्धांत इत्यादि, वो सब अलग टाइप का। मैं सिर्फ कैलकुलस गणित का पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, भास्कर आचार्य सिद्धांत संहिता सिद्धांत शिरोमणि। शिरोमणि। जी। मुंजाल भट्ट का था लघु मानस, जहां ये कैलकुलस पार्ट मिलता है हमें देखने को। कैलकुलस का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। और वो आर्यभट्ट का आर्य महासिद्धांत किताब में, ये तीन किताब में, खास करके ये तीन किताब में, अभी जैसे जितने मैथमेटिशियन है बोलते हैं ना सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस आविष्कार किया, बट ये सरासर गलत है। हाँ, आइजैक न्यूटन पैदा ही नहीं हुआ जिस समय कैलकुलस भारतवर्ष में चलता था। ठीक है। तीन किताब मैंने नाम बताया,
वो याद रखिएगा। एक आर्यभट्ट का आर्य सिद्धांत, महासिद्धांत, आर्य महासिद्धांत, सॉरी आर्य सिद्धांत नहीं, आर्य महासिद्धांत। आर्य सिद्धांत तो अलग हो गया, वहां पे फलित के बारे में है। सूर्य सिद्धांत पूरी कैलकुलेटिव पार्ट से वो अलग है। वहां पे अयनांश की इत्यादि के बारे में भी बहुत डिटेल है। वो चीज वो कभी हम लोग जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। अभी तो जस्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के अनुसार ही थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ जानते हुए चले जा रहे हैं। और मुंजाल भट्ट का लघुमानस, भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि। आर्यभट्ट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहला अ, हमारी पृथ्वी की उम्र निकाले थे सौर वर्ष के हिसाब से। वो व्यक्ति है। इन डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, बस ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। हाँ, एक एकाध श्लोक बता सकता हूँ, एकाध श्लोक बता सकता हूँ। उनकी जो अ, ये है, सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। आर्यभट्ट जी सबसे पहले बताए थे, सूर्य जो है पूरा चक्रावर्तन जो करता है, चक्र में, चक्र के आकार में आवर्तन करना, चक्रावर्तन, उन्होंने ये टार भी यूज किया था। मतलब साइ हम लोग जो बोलते हैं ना, चारों ओर घूरना, घूमना, ठीक है, घूर्णायन। तो ये सबसे पहले उन्होंने चक्रावर्तन जो टर्म यूज किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। और उन्होंने एकदम 100% कैलकुलेशन करके ये बताए थे, 365 दिन, 6 घंटा, 12 मिनट में एक सौर वर्ष होता है। आप सोच सकते हैं, नासा अभी बता रहा है, बट आर्यभट्ट कब का बताए? 365 दिन, 6 घंटा, 12 मिनट, एक इतना सटीक कैलकुलेशन उन्होंने। ये पृथ्वी की मतलब घूर्णन का उसके प्रमाण देने के लिए एक श्लोक बताए थे। एग्जैक्टली पूरा तो याद नहीं आ रहा है, कुछ हद तक ऐसे ही कुछ था, मतलब अनुलोमो, हाँ हाँ हाँ, याद है। अनुलोम गति नोरस्त पश्चात चलंग विलोंगत जदवत। यानी अनुलोम जैसे, माने ये अनुलोम विलोम आप लोगों ने अभी बहुत इसके नाम सुने होंगे, है ना? तो ये अनुलोम गति यानी नीचे मतलब जैसे अनुलोम गति मतलब किस तरह होता है, जैसे कोई एक अ, मतलब जैसे आप सामने की तरफ जा रहे हैं, अनुलोम मतलब क्या होता है? खींचना ना। अनुलोम विलोम सांस में प्राणायाम में किए है ना, ये गति गति है, यानी सम्मुख की ओर चलना, सम्मुख की ओर चलना। तो वो जैसे, मान लीजिए एक उदाहरण उन्होंने दिया था, एग्जैक्टली पूरा श्लोक तो याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मुझे याद है। जैसे एक नदी तट में कोई एक व्यक्ति खड़े हैं, और वो नाव लेके कोई व्यक्ति अगर चला जा रहा है, तो फिर उन माने जैसे इसको लगता है ना कि दूर से दूर धीरे 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 छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये इसकी एग्जैक्टली एक जगह पे वो वृक्ष जितना है वो व्यक्ति वहीं पे खड़ा रहता है। लेकिन माने जैसे हम लोग ट्रेन में भी जाते हैं ना, तो लगता है ना कि पूरा हमारी गति के हिसाब से लगता है पीछे चला जा रहा है। अनुलोम विलोम माने एक क्रिया सामने की सम्मुख की ओर चल रहा है, तो एक पीछे की ओर चल रहा है। तो यही गति का उन्होंने प्रमाण के हिसाब से दिया था। अगर मुझे कभी याद आए तो मैं इसको ग्रुप में लिख दूंगा, नहीं होगा तो मेरे डायरी में जरूर लिखा होगा, ठीक है?
वो मैं लिख दूंगा, ये पूरा श्लोक लिख दूंगा। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं मेरा दिमाग भी लग रहा है कमजोर हो रहा है। लेकिन जैसे गैलीलियो गैलीलियो ने जैसे बताए थे ना कि अ, ये सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चारों ओर घूम रहा है। तो जैसे उस वक्त गैलीलियो को बहुत सारे लोगों ने जैसे विश्वास नहीं किया, वैसे आर्यभट्ट की विपक्ष में भी बहुत सारे लोग उतरे थे। ठीक है, बहुत सारा लोग, बहुत सारा ज्योतिर्विद मैंने बोल रहे थे कि आर्यभट्ट ने गलत बताया। खैर वो चीजें हमें हमारे ये नहीं है, शिक्षणीय विषय नहीं है। देखिए, आज हम जो पश्चिमी देश का जो विज्ञान अभी हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं, खास करके जैसे देखिए, पश्चिमी देश में आज भी सायन चलता है। हमारे यहाँ निरायन चलता है, सायन चलता है, दोनों चलता है। क्योंकि हमें बेसिकली हमें मालूम होता है किस वक्त कहाँ पे क्रांतिपात किस हिसाब से होता है। इसलिए निरायन के साथ हमने सायन को माइनस करके हम अपना कैलकुलेशन को कर लेते हैं, अयन अंश को उसमें माइनस किया जाता है। ठीक है, माइनस करने के बाद हमारी जो निरायन जो कुंडली है वो आ जाता है। लेकिन वहां पे पश्चिमी देश में आज भी वो आर्यभट्ट का फॉर्मूला ही यूज किया जाता है ज्योतिष में, जो उन्होंने सायन सिद्धांत दिया था। बट चूंकि हमारे यहाँ निरायण भी चलता था पराशर जी ने, और बाद में जब ये कैलकुलेशन आया बराहमिन जी, तो दोनों ने इसका डिफरेंस निकाला। अयनांश तो सूर्य सिद्धांत में ऑलरेडी आर्यभट्ट दे ही चुके थे, तो वो माइनस करके निरायण किया जाता है। आज भी हम लोग करते हैं। अनुज जी करते हैं ना? यस सर। सायन। आप पूरा वो साइन निरन करते हैं सर, इसमें पूरा हाँ हाँ कैलकुलेशन हाँ करके जी। हाँ हाँ, सायन के माइनस करके निरायण, निरायण चूंकि हमारे सारे जो माने सूत्र है वो निरायण के तौर पे है, सायन के तौर पे है नहीं। सायन के जी सर। तौर पे वो है, वो आपका केपी सिद्धांत में है। प्लासीदास जो हम लोग हार माने हार्शल वाला जो ये यूज नहीं करते एपिमेरिस, वो वाला। ठीक है। अच्छा, बराह जी के बारे में जब बात कर रहे थे तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता देना जरूरी है। देखिए, अ, फिर से एक बार आर्यभट्ट की बात करूंगा। आर्यभट्ट जी जो जो थे ना, वो बेसिकली साइंटिस्ट थे, उद्भावक, इन्वेंटर। ठीक है, वो जो भी शोध किए थे वो एकदम सेपरेटली, माने मौलिक तौर पे उन्होंने एकदम स्वतंत्र होके अलग से अ, उन्होंने जितने भी इन्वेंशन किया सारा चीज उनका। और बाद में उनके इसी सिद्धांत के तौर पे सिद्धांत को लेके मिहिर, खास करके बराह जी के बाद बराह जी का जो पुत्र संतान, दोनों का चूंकि एक ही कालीन और किताबों में भी मतलब दोनों की निशानी मिलती है, इसलिए बराहमीर एक साथ बोला जाता है। बट ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। ये सारे जो है ना, वो विक्रमादित्य के समय का है। ये प्रेरणा ठीक से बता पाएगी, क्योंकि उसका वो एंशियंट माने हिस्ट्री उसका साइंस ही था, उसका पढ़ाई का विषय था। मैं कुछ किताबों के नाम बताता हूँ, थोड़ा सा कभी अगर मौका मिले, किसी लाइब्रेरी में मिले, तो कोशिश करना इसकी टीका या भले ट्रांसलेशन सेट ही मिल जाए, अगर कहीं मिले तो पढ़ना। मैं कुछ किताबों के नाम बता रहा हूँ। एक है पैतामह सिद्धांत। ठीक है, ये अगर मिले कहीं तो पढ़ना। एक है वशिष्ठ सिद्धांत। सर पहले वाले का नाम दोबारा बताना। पैतामह सिद्धांत।
पितामह होता है ना, पितामह बोलते थे ना। जी तो पितामह के द्वारा रचित मतलब पितामह। सर, इसका राइटर। ये एक्चुअली ये सब वेदांग ज्योतिष है। ये सारा राइटर तो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट बराह जी ने इसको संकलित किया था। ठीक है, इसमें 5 आर्या है। आ, और इसको प्रूव किया था डॉक्टर थीवो, जो इतिहासकार हैं। तो एग्जैक्टली इसकी राइटर कौन है वो पता नहीं है, बट बराह जी, बराह मीर जो है इसको संकलित किए थे, पैतामह सिद्धांत। तो हम लोग बराह मीर के नाम से ही जानते हैं। मैं बराह मीर की, आप ये जो भी तीनों किताब बोल रहा हूँ वो आप बराह मीर की मान के चलो ना, उसी समकालीन है, उसी कालीन है। एक है वशिष्ठ सिद्धांत। ये सब ब्रह्मगुप्त के समकालीन है। ब्रह्मगुप्त या उसके बाद विक्रमादित्य के काल तक, जहां से विक्रम संवत्सर हमारे शुरू हुआ था। हमारे भारत का सबसे स्वर्णिम काल था वो। बहुत बहुत कुछ भारत ने उस समय बहुत कुछ बनाया था। और सौर सिद्धांत, ये सौर सिद्धांत जो लिखा है ये ब्राह्मण जी ने लिखा। बट सूर्य सिद्धांत वो आर्यभट्ट जी, आर्यभट्ट ने लिखा। याद रखना, ये दोनों जगह पे थोड़ा ये हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। शुरू शुरू में मुझे भी बहुत याद नहीं रहता था ये सब। सौर सिद्धांत, सौर सिद्धांत, सौर, सौर सिद्धांत जो है वो बराहमीर के द्वारा रचित है। बट सूर्य सिद्धांत वो आर्यभट्ट के द्वारा रचित। ये कहीं पे भी मिले, कोशिश करना, अगर कहीं मिल जाता है। क्योंकि ऐसे अनुज जी, आप दिल्ली में रहते हो, वहां तो बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरी है। अगर हाँ मिले, सर, है सर। तो मिले तो पढ़ना इसको। ज्योतिष के बहुत सारी चीज आपको समझ में आया। मैं बहुत मतलब भाग्यवान था एक समय कि मुझे इन बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिली। आज मैं आप लोगों को जो भी बातें बता रहा हूँ, ये उस समय का मेरे नोट्स है। आप यूं समझ लो, बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। कुछ और भी मैं आ, बताऊं, कुछ किताबें अगर हो सके तो करोगे, अगर नहीं हो पाएगा कोई सर दिक्कत बता नहीं। दीजिए। सर बता दीजिए। सर लिख हम्म, लेंगे, सर ले लेंगे, लिख लेंगे। हाँ, अगर मिले तो देखना। एक तो कालिदास जी के बारे में तो जानते ही हो आप सब। सर बुक ऐसी बताना तो थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में हो सर, मतलब कि। अरे भैया देखो, ये सब संस्कृत की किताबें हैं, इसमें इसका हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। मैं जो भी जी किताबें बता रहा हूँ वो सारे संस्कृत के हैं, क्योंकि उस समय संस्कृत ही चलता था भैया। ठीक है। और उसके या तो हिंदी या तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन तो मिल ही जाएगा। कालिदास की 3 किताबें हैं, पूर्व कालामृत, उत्तर कालामृत, और बृहद जातक, या ज्योतिर्विद, क्या कहते हैं उसको। अरे, ये तो मिलेगा नहीं। मिलेगा तो देख लेना, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। ये भी विक्रमादित्य के समय का है, कालिदास। आप सोच सकते हो वहां पे कालिदास जैसे विख्यात, उतना प्रख्यात कवि, वो कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। और हमारी जो वर्तमान बराहमीर जिनको बोला जाता है, गुरु जी कृष्णमूर्ति जी, केएसके जी, उन्होंने तो उत्तर कालामृत पे पूरी माने रिसर्च ही कर ली थी। उत्तर उनका देखना, उनका अगर रीडर पढ़ोगे आप, 1 से लेकर 6 तक रीडर है उनका।
तो वो पढ़ोगे तो उत्तर कालामृत तो पूर्व कालामृत के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो ये तो मेरे पास भी शायद एक आध किताब होंगे। तो मैं तो ये सर तो। वो जो उनकी है ना, केपीजी कृष्णमूर्ति जी की, वो आनी बंद हो गई सर ये किताब ना। हाँ, क्या हो गया, बंद हो गया? हाँ सर, वो प्रिंट करना शायद उन्होंने वहां से, जो वहीं से होती है तमिलनाडु से ना, तो बंद हो गई सर वहां से प्रिंटिंग करने की जो फैमिली करती है। नहीं, तो बंद तो नहीं हुआ, रीडर तो आज भी मिल रहा है, किताबें तो है, किताबें हैं। दिल्ली में पता कर रहा था, या बंद हो गई है सर? दिल्ली में पता नहीं, शायद पता नहीं। ये ज्योतिर्विद्या भरण एक किताब आता है कालिदास जी का, ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सब अभी भी है, ये सब अभी भी है। हाँ, हमारे ज्योतिष जो है ना, भास्कराचार्य चले जाने के बाद से जो है बहुत धीरे 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 डिस्टर्ब हो गया, लेकिन दक्षिण भारत में फिर भी ये चीज रह गया है। और जिसके वजह से दक्षिण भारत में हमारे जो क्या कहते हैं, पठन पाठन एस्ट्रोलॉजी की, वो टिल नाउ अभी हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। चलो, यहीं तक हम मोटा मोटी ये कंप्लीट हो गया, 4 क्लासेस हो गए, अब ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे फिर अब नक्षत्र वगैरह में चले जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी बहुत हो गया है ना अनुज भाई, अब तो मेरे ख्याल से ठीक है सर उतना जी, बिल्कुल। है ना। वो धीरे धीरे जी करके मतलब एक ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कल से फिर स्टार्ट करेंगे, कल सबसे पहले नक्षत्र पढ़ेंगे। ठीक है, कल ठीक है टॉपिक जी। रहेगा नक्षत्र, और नक्षत्र में कई सारे क्लासेस होंगे, क्योंकि 27 नक्षत्र प्लस हम आपको उत्कल नंदी के हिसाब